किसी को नहीं पता क्लास है बच्चों? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं मैसेज किया है ग्रुप में कि ज्वाइन कर लें, देखें क्या करते हैं। मुझे 3-4 बच्चों की आई थी ईमेल कि हमें पता नहीं शादी पे जाना है तो हम नहीं आ सकते और ये वो प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन फिर मैंने पूछा था कोऑर्डिनेटर वगैरह से तो वो कह रहे थे कि आप ले लें तो बाकी रिकॉर्डिंग आप भेज दें, जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर सकते वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। जी मैम। तो देख लेते हैं क्या होता है। मुझे कॉमन कोल्ड हो गया है, फ्लू और वो जो होता है वो पता है उसके अंदर अजीब सी चीज़ आती है, इसलिए मैम मुझे सुबह उठने में बड़ा मुश्किल हुआ। इस वक्त ऐसे सारे लोग फ्री होते हैं, पता नहीं क्यों नहीं बच्चे इस वक्त। मैं मुझे कोई ऑप्शन दे के इस वक्त क्लास लेनी है, सुबह 8 बजे लेनी है तो मैं इस वक्त ले लूंगी क्लास। नादिर, आपका मुझे ईमेल आया था कि सारी क्लासेस ऑनलाइन ऑन कैंपस हो रही हैं, वो क्या ईमेल था मुझे बताओ आप। मैं मैम ऑन हाँ। मैम फार्मेसी की क्लास हुई है उधर ही कैंपस पे, और सिटी की भी होनी थी, वो भी हुई है, लेकिन मैंने ऑनलाइन ली है तो मैं जा नहीं सका। मैम ने एट ए टाइम ही बताया था। तो बाकी टीचर्स भी कह रहे हैं कि ना हाइब्रिड सिस्टम पे ना कुछ बच्चे ऑनलाइन लेंगे और कुछ बच्चे कैंपस पे क्लास लेंगे। नहीं, ये एसटीडी वाली क्लासेस है ना जो ऑनलाइन हो रही हैं। मैम एसएचएस में हुई है जो अभी क्लासेस हुई है ना, एसटीडी में नहीं हुई कोई भी क्लास। मैम देखो मेरी एसटीडी 6 क्लासेस जो है वो ऑनलाइन ही हो रही हैं, क्योंकि ये जो 1C14 में होती हैं वो जो है आपकी जो हाइब्रिड सिस्टम है। मैं क्लासेस लेती हूँ एसएचएस में, मेरी 4 क्लासेस हैं मोलेकुलर बायोलॉजी की, वो मैं ऑन कैंपस ही ले रही हूँ, लेकिन वो इसी तरह वहां जाके मुझे जूम का भी ऑन करना पड़ता है, तो हाफ क्लास तकरीबन आई होती है और हाफ जो बच्चे हैं वो मुझे मतलब वहां पे होते हैं। तो मैं खुद चाहती हूँ कि कम से कम एटलीस्ट, क्योंकि देखो मुझे पता है कि अब अगर आप लोगों की 73 की क्लास में है तकरीबन 73 बच्चे, तो ऑब्वियसली सारे के सारे बहुत पढ़ाई के लिए इंथुजियास्टिक नहीं होंगे। 20 बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा पढ़ने की जिनको ख्वाहिश होगी। बीच में एक एवरेज बच्चे होंगे जो कहेंगे अच्छा ठीक है हम पढ़ लेते हैं, और फिर एक 20 बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहते होंगे। लेकिन मुझे होता है कि एटलीस्ट जो वो पढ़ना चाहते हैं बच्चे, उनको मैं सही तरह अच्छी तरह पढ़ा सकूं, क्योंकि इन पर्सन जो आप पढ़ाते हो ना वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, और जो आप इस तरह से पढ़ाते हो ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। अभी मतलब मुझे आप लोगों की शक्लों का भी नहीं पता, आप लोगों को भी मेरी शक्ल का नहीं पता, मैं कौन हूँ क्या हूँ, फलाना ढमकाना सारी चीजें, तो वो बड़ा मुश्किल ये सारा सीन हो जाता है। मैंने पूछा था कि अगर कोई है क्लास अवेलेबल ऑनलाइन तो मतलब ऑन कैंपस, तो उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं अभी ऑन कैंपस तो कोई भी अवेलेबल नहीं है क्लास। मैम वैसे तो भी आज मेरी
हाँ हाँ, यस मैम। बताओ। मैम 1C14 में ना मतलब कि ट्यूसडे फ्राइडे हमारी फार्मा की क्लास होती है 9:30 बजे। मैम उसमें फार्मा के एक सेक्शन में 47 स्टूडेंट्स हैं और सिर्फ हम 5 रोज होते हैं, मतलब कि हर क्लास में सिर्फ 5 बच्चे हम होते हैं और बाकी सब ऑनलाइन होते हैं। तो वो जो ये फार्मा की जो क्लास है आपकी, ये स्केड्यूल्ड एसटीडी में है या फिर जो नहीं है मैम, स्केड्यूल इसका हुआ सेंट्रल हुआ है? बिल्डिंग में 1C14 में होती है। नहीं, जो आपको जो स्केड्यूल मिलता है, मतलब मेरे लिए ये मेरे अंदर जो ये स्केड्यूल्ड है ये एसटीडी में स्केड्यूल्ड है, और जो बाकी आप लोगों की जो बाकी मैं लेती हूँ ना क्लास 4 क्लासेस, वो जी एसएचएस में ही स्केड्यूल्ड है। तो वो रूम तो अवेलेबल है, लेकिन एसटीडी के रूम्स अभी अवेलेबल नहीं है, ये सारा मसला यस है। मैम। यस मैम। तो चलो देखते हैं, क्योंकि देखो मोलेकुलर बायोलॉजी इतना इम्पोर्टेंट वैसे सब्जेक्ट है नहीं, मतलब वो तो 2 क्रेडिट आवर्स का है, लेकिन मैं उनको ऑन कैंपस पढ़ाती हूँ, तो लिटरली ऐसे ऐसे बच्चे जो नहीं भी पढ़ने का दिल होता ना, उनको भी ऑन टिप्स जो चीजें हैं वो याद हो चुकी हैं अभी तक। लेकिन इस तरह से पढ़ाना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है, या जो भी हो, क्योंकि ये पैथोलॉजी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। आपके 3 क्रेडिट मैम। आवर्स हैं इसके। तो पता नहीं, चलो अब फिर मेरे ख्याल से कितने 17 बच्चे अभी आए हैं, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा बच्चे आएंगे। आज मैंने कह दिया ना अटेंडेंस नहीं लेनी, तो मुझे नहीं लगता अब किसी ने भी आना है। वही मैंने कहा था ना, जो 20 बच्चे जिनका पढ़ने को दिल चाहता है वो आए हैं बस। चलो जी, अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। देखो आज ना मैंने कवर अप करना है, मैंने ना आपको 6th लेक्चर जो है वो हमारा तकरीबन, अभी आप लोगों को वूंड स्कैन अल्सरेट वाली चीज नजर आ रही है ना? जी मैम। ठीक है, ये मैंने लेक्चर आज कंप्लीट करना है, इसकी ना कोई 6-7 स्लाइड्स रह गई हैं, और इसके बाद मैंने ना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करना है और वो भी मैंने इंशाल्लाह कंप्लीट करना है। तो ये आपका लेक्चर तकरीबन 9:45 तक चलेगा, 1 आवर 15 मिनट्स, ठीक है? तो आई होप आप लोग सारा अपना डिनर वगैरह करके आए हो, ताकि आप लोगों को भूख ना लगे। और मैं अगेन थोड़ा सा अपोलोजाइज करूंगी फॉर रीस्केड्यूलिंग इट इस तरह से। डिहाइसेंस हम पढ़ चुके थे कि डिहाइसेंस क्या होती थी बेसिकली, जब सर्जिकल वूंड जो होता है, जब आप सर्जरी करते हो और आप उसको जब स्यू करते हो, जब आप उसको स्यूचर्स लगाते हो, तो तब उसके अंदर एक कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको आप डिहाइसेंस कहते हो। उसके अंदर ये होता है कि आपको जो है आपका जो आपने स्यूचर्स लगाए थे वो खुल जाते हैं, बेसिकली आप कहो कि वो सारा जो आपने सिया था जिसको, वो सारा कुछ खुल जाता है। और वो मोस्ट कॉमनली आपके जो है एब्डोमिनल जो सर्जरीज होती हैं उसके अंदर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने सी सेक्शन की है तो वहां पे जो है आपकी वो वाली चीज होती है। तो उसके अंदर ये होता है कि जैसे, क्योंकि एब्डोमिनल इसलिए होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि अगर आपके फॉर एग्जांपल अगर आपका बाजू पे स्यूचर लगा हुआ है या आपकी टांग पे स्यूचर लगा हुआ है, तो वो चीजें इतनी ज्यादा उन पे प्रेशर नहीं पड़ता है। लेकिन जब आपकी एब्डोमेन पे होता है तो आप बार बार कॉफ कर रहे हो या अगर आप बार बार वॉमिट कर रहे हो तो वो प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से जो है वो स्यूचर जो है वो जो है वो टूट सकते हैं। इसके अलावा जो है मैंने डिहाइसेंस के बारे में थोड़ा और रिसर्च की थी, तो उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे नजर आया था वो ये था कि कैन बी इंटेंशनल इन केस ऑफ वूंड इन्फेक्शन व्हेन द फिजिशियन रिमूव्स द स्यूचर्स। ठीक है, देयर आर सर्टन टाइम्स जबकि जो वूंड है वो इन्फेक्ट हो जाता है इंसान का। तो जब वूंड अगर इन्फेक्ट हो गया आफ्टर सर्जरी, तो जब एक फिजिशियन जो है या सर्जन जो है उसको रिमूव करेगा, मैनुअली रिमूव करेगा, क्योंकि जब आपका वुंड इन्फेक्ट हो गया तो आपने स्यूचर्स को रिमूव करना होता है, आपने उसको दोबारा से अच्छी तरह से उसके ऊपर एंटीबायोटिक्स वगैरह प्लेस करनी होती हैं और उसको दोबारा उसको आपने स्यूचर करना होता है। तो अगर वो इन्फेक्शन हो गई है तो फिर अगर वो जो सर्जन है वो रिमूव कर रहा है उस चीज को, तो उसको भी आप डिहाइसेंस का टर्म देते हो। ठीक है, बेसिकली जहां भी स्यूचर्स आपके टूटेंगे तो वो दैट इज डिहाइसेंस। ठीक है, अब मूविंग ऑन, आज का जो टॉपिक है ये बेसिकली हम कॉम्प्लिकेशंस पढ़ रहे थे। आज का जो है कि वुंड्स कैन अल्सरेट बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट वैस्कुलराइजेशन ड्यूरिंग हीलिंग। क्लास क्लास के बाद ले आए। क्लास हो रही है। कौन किससे लाना? दूध ले आओ भाई आप पहले। यार बच्चे ना, उफ तौबा।
उमैर अहमद आप दूध ले आओ पहले। यार सीरियसली पता नहीं क्या करते हैं बच्चे। मैं लिटरली मैं क्लास ले रही होती हूँ, मैंने पूरे घर वालों को स्ट्रिक्टली मना किया होता है कि 2-1.5 घंटा किसी ने बेशक कोई बंदा मर भी गया तो मेरे पास नहीं आना। ओके खैर मर्जी आप लोगों की। कहाँ थे हम? ओके ये थे हम इधर, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगर देखो हीलिंग के लिए ना ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जब भी आपकी हीलिंग हो रही होती है ना तो वो ब्लड सप्लाई जो है वो किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरी है। ऑब्वियसली ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है, उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अगर आपके पास अगर एक वूंड के अंदर जो अगर एक वूंड फॉर एग्जांपल बना हुआ है और उसके अंदर ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपरली नहीं जा रही है तो देयर इज रिस्क के वो उसकी अल्सरेशन हो जाए और उसकी डिले करते हैं हीलिंग। अब बेसिकली क्या होता है कि डायबिटीज के अंदर देखो, हम डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी का जिक्र है। डायबिटीज के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि डायबिटीज के अंदर ब्लड वेसल्स का भी डिफेक्ट होता है, उसके अंदर भी मसला होता है। इसके अलावा नर्वस आपकी सेंसेशंस जो हैं वो इम्पेयर्ड हो जाती हैं। तो अब क्योंकि ब्लड फ्लो भी उसको प्रॉपर नहीं जा रहा, फॉर एग्जांपल मोस्टली डायबिटीज में आपके फुट अल्सर्स होते हैं। आपका जो फुट होता है ना, फीट जो आपके होते हैं, दैट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इन्फेक्शन इन केस ऑफ डायबिटीज, बिकॉज उनको जो है ब्लड सप्लाई सबसे कम जा रही होती है। सर्दियों में आप देखो आपके पाँव सबसे ज्यादा जल्दी ठंडे होते हैं बिकॉज उनकी जो ब्लड सप्लाई है ना वो एंड पे हार्ट से सबसे ज्यादा उनका डिस्टेंस वो है। आपके जो बाजू आपके फिंगर्स जो हैं उनका फिर भी कम डिस्टेंस है फ्रॉम द हार्ट, बट आपकी जो लेग्स हैं और आपकी जो फीट हैं उनका डिस्टेंस ज्यादा होता है। तो लिहाजा जो न्यूरोपैथी होती है उसके अंदर सेंसेशंस भी आपकी खत्म हो जाती हैं डायबिटीज के अंदर, और आपका जो ब्लड फ्लो होता है टू दैट पर्टिकुलर एरिया इन केस ऑफ डायबिटीज इज इम्पेयर्ड। दैट्स व्हाई द वुंड्स इन केस ऑफ डायबिटीज दे डोंट हील एंड दे कैन इवन अल्सरेट, ठीक है। Non-healing, for example, lower extremity wounds in individuals with atherosclerotic peripheral vascular disease typically ulcerate. Atherosclerosis क्या होता है? Deposition of fatty material within the blood vessel, ठीक है। जब fatty material within the blood vessel deposit करेगा तो obviously blood supply to that area will be impaired. But not healing wounds are also form in areas of devoid of sensation, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने डायबिटीज को डिस्कस कर लिया। ये देखो ये जो है देखो दिस इज डायबिटिक अल्सर इसके अंदर इस बंदे के अंदर, ठीक है। अब उसके अंदर लिखा हुआ है टाइम टू हीलिंग वाज 3 वीक्स, ठीक है। सो ये अल्सर बना इस बंदे के अंदर। अल्सर क्या होता है? बेसिकली आपकी जो स्किन होती है या आपका जो भी कोई भी म्यूकोजा कह दो या कोई भी सरफेस है उसकी जब डीन्यूडेशन हो जाती है या उस सरफेस को वो खुद जाता है सॉर्ट ऑफ, तो दैट इज रेफर टू एज एन अल्सर। अब इसको देखो दिस इज द स्किन सरफेस बट दिस इज अ डीप थिंग यहाँ पे, सो दिस इज एन अल्सर और ये इसकी प्रोग्रेसिव हीलिंग की स्टेजेस दिखाई हुई है। So this is also example of an ulcer, क्योंकि इसका अल्सर बहुत ज्यादा डीप है तो इसकी जो हीलिंग टाइम था दैट वाज अबाउट 5 वीक्स, ठीक है। ओके, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्यूटेनियस वुंड हीलिंग, ठीक है। अब जब वुंड हीलिंग होती है, नॉर्मल वुंड हीलिंग हो गई, आपने बाय प्राइमरी इंटेंशन पढ़ा, आपने सेकेंडरी बाय सेकेंडरी इंटेंशन पढ़ा। अब बेसिकली क्या होता है कि अगर ये हीलिंग का प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा एक्सुबरेंट हो या बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो, बिकॉज देखो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हीलिंग तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेसिकली हीलिंग अगर नहीं होगी तब भी प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर बहुत एक्सेसिव हीलिंग होगी ना तो फिर भी प्रॉब्लम होगा। सो सबसे कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होती है दैट इज अ हाइपरट्रोफिक स्कार। हाइपरट्रोफिक स्कार आपको मोस्टली सर्जिकल वुंड्स के अंदर नजर आएगा कि जब आपकी सर्जरी होती है पेशेंट की और वो सूचर से लगाते हैं उसको, तो उसको अंदर आप हाइपरट्रोफिक स्कार बनता है। हाइपरट्रोफी का मतलब क्या था? हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल्स, और हाइपरप्लेजिया था इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल्स, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल सेल्स होंगे उस एरिया पे जहाँ पे हीलिंग हो रही होगी they will be increased in size। इसको ये देखो, ये एक एग्जांपल है हाइपरट्रोफिक स्कार की। पाकिस्तान के अंदर स्पेशली अगर आपकी मदर्स की सी सेक्शन हुआ होगा तो आप लोग उनको देखोगे कि उनके सी सेक्शन के स्कार जो हैं समथिंग लाइक दिस, बिकॉज वो सर्जरी जो है मोस्टली वो नीट सर्जरी नहीं करते और वो अच्छी तरह उसको सर्जरी वो प्यारी सर्जरी नहीं करते। इट्स नॉट नीट सर्जरी। सो
आपका अक्सर जो है, दिस इज अ वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो कि यहाँ पे आपको नजर आती है। अब जबकि जो है अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाओ तो क्योंकि उनका जो है अपीयरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो स्कार जो है उनको बहुत बुरे लगते हैं, तो इतने बड़े बड़े स्कार जो है वो नहीं बनते आफ्टर सर्जरी, तो वो उसको जो है आगे प्लास्टिक सर्जन्स भी उसकी जो है कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए उसको जो है इस सारी चीज को वो अवॉइड करते हैं, लेकिन क्योंकि कॉस्मेटिकली ये बुरा लगता है। ठीक है, द accumulation of excessive amounts of collagen may give rise to a raised scar known as a hypertrophic scar. I hope आप लोगों को remember, if you people remember कि collagen जो end पे जब wound healing का process end होता है तो बहुत सा collagen जो है वो deposit होता है और collagen की type 3 replace हो जाती है by type 1। तो वो जो है बेसिकली अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ कोलेजन की डेपोजिशन होगी तो दैट इज रेफर्ड टू एज अ हाइपरट्रोफिक स्कार। Hypertrophic scars generally develop after thermal or traumatic injury that involves the deeper layer of dermis। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि देखो अगर जो पेपर कट होता है उसके अंदर आपकी जो रीजेनरेशन हो जाती है क्योंकि अगर आपकी सिर्फ सुपरफिशियल लेयर इन्वॉल्व हो, लेकिन अगर आपका डीप स्किन कट होता है तो फिर ऑब्वियसली वो रीजेनरेट नहीं कर सकता, तो वो रिपेयर का प्रोसेस आता है। तो अगर डीपर लेयर्स इन्वॉल्व हैं तो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग hypertrophic scars if the scar tissue grows beyond the boundaries of the original wound and does not regress, it is called a keloid। ठीक है, देखो ये वाला जो था हाइपरट्रोफिक स्कार्स, इट वाज विद इन, देखो ओरिजिनल वुंड भी यहीं कहीं था। ओरिजिनल ये आप लोग देख रहे हो ये जो साइड पे हैं ये स्टिचेस बेसिकली लगे हुए हैं, स्टिचेस निकाले हैं और ये असल जो इंसिजन की साइड थी ये थी। ठीक है, तो इंसिजन की साइड, लेकिन देखो ये लोकलाइज्ड है टू दिस एरिया, ये इंसिजन के एरिया पे ही लगा हुआ है। देयर इज अनदर एग्जांपल, यहाँ पे भी देखो ये भी हाइपरट्रोफिक स्कार है आफ्टर बर्न्स। हमने थर्मल इंजरी का भी पढ़ा था कि थर्मल इंजरी के अंदर भी इस तरह का स्कार बनता है। अब कीलोइड क्या होता है कि अगर वो अपनी बाउंड्रीज को ही भूल जाए, और फॉर एग्जांपल देखो इसकी ये बाउंड्री थी, ये थोड़ा सा उससे बाहर निकला, लेकिन अगर ये इस पूरे एरिया के ऊपर चला जाएगा तो दैट इज रेफर्ड टू एज अ कीलोइड। और ये कीलोइड जो है वो दोबारा कभी वापस नहीं जाता। दिस इज अ कीलोइड। कीलोइड जो होता है ना ये मोस्टली ये ना बहुत ही अगली लुकिंग एक चीज है कीलोइड जो होता है। इसके ऊपर हमेशा ये एक डार्क ब्राउन ब्लैकिश सा जो है कवर होता है। अब हो सकता है इसका जो ओरिजिनल जो स्कार था या जो ओरिजिनल था वो इतना छोटा सा होता है, इसकी जो इंजरी थी, लेकिन ये कीलोइड जो है वो ग्रो होता होता जो है वो यहाँ तक मतलब बड़ा सारा जो है वो पहुंच गया। इवन आई हैव सीन, मतलब आई नो सर्टन पीपल के जो जैसे अब सारी लड़कियां जो हैं वो इयररिंग्स के लिए कान को पंक्चर करती हैं। तो देयर वाज अ गर्ल जिसको ऐसा मतलब उसके कानों में जब पंक्चर किया गया फॉर द इयररिंग्स, तो वो सिर्फ पंक्चर जो एक छोटा सा पंक्चर होता है फॉर द पर्पस ऑफ वेयरिंग द इयररिंग, वो उसकी बॉडी ने इतना रिएक्ट किया उस छोटी सी इंजरी को कि उसके पूरे कानों में ये इस तरह के अगली लुकिंग कीलॉइड्स बन गए और वो थ्रू आउट लाइफ जो है वो रहते हैं साथ, दे नेवर गो अवे। तो बेसिकली ये मोस्टली जो है ना जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होता है कि कुछ लोगों के अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग अ कीलॉइड, कुछ लोगों में नहीं होता, बट इट इज रेयर बट इट डज हैपन। ओके, अब हमने दो चीज पढ़ ली। हमने पढ़ लिया स्कार फॉर्मेशन, डेफिशिएंट स्कार फॉर्मेशन भी हो सकता है कि कम मतलब पूरी तरह स्कार जो है वो ना बने, एक्सेस भी पढ़ लिया, डेफिशिएंसी भी पढ़ ली। अब कॉन्ट्रैक्चर्स क्या होते हैं, ये मोस्टली ना सीरियस बर्न्स के, अगर आप लोगों ने पेशेंट देखे हो बर्न्स के पेशेंट जो हैं, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो बर्न्स का जो प्रोसेस है, and it's very difficult to see these patients because they smell so bad कि उनके पास खड़े होना for even a minute is hard। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपके पास एक जो आपने अभी हमने पिछली दफा मायोफाइब्रिल्स का नाम पढ़ा था, मायोफिलामेंट्स जो होते हैं या मायोफाइब्रोब्लास्ट पढ़े थे, जिसके अंदर जो है वो कंट्रैक्शन करवाते हैं। तो ये एक्सेसिव अगर कंट्रैक्शन होगी तो दैट इज रेफर टू एज अ कंट्रैक्चर्स। ठीक है, कंट्रैक्चर्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं, आर्म्स में ज्यादा होते हैं, सोल्स में होते हैं, इंटीरियर थोरैक्स में होते हैं। थोरैक्स जो आपका ऊपर थोरैसिक रीजन है अबव योर एब्डोमेन, दैट इज रेफर टू एज अ थोरैक्स। ये देखो इसका हाथ किस तरह से मुड़ा हुआ है, ये क्योंकि बिकॉज उसकी पाम के अंदर जो है देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चर, सो दैट इज व्हाई दिस इज रेफर टू एज अ कॉन्ट्रैक्चर।
Fibrosis क्या होता है? The term fibrosis is used more broadly to denote the excessive deposition of collagen and other extracellular matrix component in a tissue. The term scar and fibrosis are used interchangeably. ठीक है, scar को और fibrosis को आप interchangeably use कर सकते हो. Basically जहाँ पे भी excessive deposition है collagen की, collagen is important, so that is referred to as fibrosis. ठीक है. Classically activated macrophages, removal of microbes and dead tissues factors this. Alternatively activated macrophages, little microbicidal activity, greater role in tissue remodeling, angiogenesis factors this. Classically activated, I don't really know iska fibrosis se as such kya ताल्लुक है. We'll leave the slide for now. This is यहाँ पे important thing is कि जो TGF beta है, that is an important fibrogenic agent. It is produced by most of the cells in the granulation tissue. Granulation tissue, if you can recall, जो हमने पढ़ा था कि जब भी repairing का process शुरू होता है तो जो red color का बिल्कुल एक fragile सा एक tissue बनता है, that is the granulation tissue. It causes the fibroblast migration and proliferation, increase synthesis of collagen and fibronectin, and decreases the degradation of extracellular matrix due to inhibition of metalloproteinases. Metalloproteinases क्या थे? हमने zinc का नाम, जो zinc dependent enzymes होते हैं, for example collagenases, जो कि collagen को replace करते थे. आप लोगों को अगर याद हो last lecture में हमने पढ़ा था. इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये फॉर फाइब्रोसिस व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट यू शुड नो कि ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा जो है एक इम्पॉर्टेंट एजेंट है जो कि बेसिकली प्रोड्यूस कर रहा है ग्रैन्युलेशन टिश्यू. देखो, ग्रैन्युलेशन टिश्यू को स्कार में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको कोलेजन चाहिए, आपको फाइब्रोब्लास्ट चाहिए जो कि कोलेजन प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, मायोफाइब्रोब्लास्ट होते हैं, ये 3-4 चीजें जो हमने पढ़ी थी पिछली दफा. तो जब ये जो है this TGF beta, this is responsible for attracting the fibroblast to the site of injury जहाँ पे granulation tissue है, और ये synthesis of collagen को increase करेगा, और इसके अलावा जो है ये inhibit करेगा metalloproteinases को, ताकि जो extracellular matrix है उसकी degradation ना हो और वो वहीं पे रहे. ठीक है. Okay. What are the fibrotic disorders? इसमें liver cirrhosis है, systemic sclerosis है, idiopathic pulmonary fibrosis है, chronic pancreatitis, glomerulonephritis, constrictive pericarditis. These are not important. इस तरह इस fibrosis के इन सारी 3-4 स्लाइड्स के अंदर the important is what is fibrosis. ठीक है, इसके अंदर important जो चीज़ है वो ये है कि fibrosis basically क्या है. उसके अलावा the second thing is कि fibrosis जो है वो mediate कौन करता है, that is TGF beta. वो कहाँ पे आता है? ग्रैन्युलेशन टिश्यू के अंदर होता है. फाइब्रोब्लास्ट को वो उनकी माइग्रेशन और proliferation को सपोर्ट करता है. These are just examples. Please you can read through these, you can go through these, लेकिन ये बहुत मैं आपको उसको क्या कहूँ कि इनका कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता बिकॉज इनके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. आप लोगों ने इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी सुना होगा टर्म, जिसके अंदर जो है लंग्स के अंदर जो है आपका फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है. उसका जो नॉर्मल टिश्यू होता है वो फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस होना शुरू हो जाता है. इट इज़ अ वेरी सैड डिजीज बिकॉज इसका कोई कॉज अभी तक कुछ 3-4 मतलब देयर आर सर्टन क्या कह सकते हैं थेरीज के इसका ये पॉसिबल कॉज है, ये पॉसिबल कॉज है, लेकिन कोई एक फुल फ्लेज हम कॉज जो है अभी तक नहीं फाइंड आउट कर चुके. हेंस द नेम इडियोपैथिक. और इसके अंदर जो है फाइब्रोसिस होता जाता है एंड इवेंचुअली द पेशेंट डाइज. इसके अंदर जो है देयर इज नो टर्निंग बैक अनलेस आपका जो है लंग ट्रांसप्लांट ना हो. दैट डज नॉट हैपन इन पाकिस्तान के अंदर लंग ट्रांसप्लांट नहीं होता. तो दिस इज अ टेबल फॉर फ्रॉम रॉबिन्स. ये रॉबिन्स के जो टेबल्स एंड पे दिए हुए हैं ये काइंडली आप लोग इसको पढ़ लिया करें, क्योंकि रॉबिन्स जो है ना इट्स अ वेरी वेरी गुड बुक in case of pathology, लेकिन it's a very 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 lengthy book. I know it's really difficult to read, लेकिन जो इनके tables हैं इनको प्लीज आप अगर इफ यू हैव रॉबिन्स तो आप बेशक वहां से पढ़ लें, वरना इन स्लाइड्स के अंदर जो टेबल्स एडेड हैं तो प्लीज गो थ्रू दीज. ठीक है.
अभी आप लोगों को समझ आ गई है थोड़ी बहुत? अब मैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलूं। मैम काइंडली कॉन्ट्रैक्चर के बारे में दोबारा बता दें। यार कॉन्ट्रैक्चर ना बर्न्स के अंदर होता है, जो बर्न इंजरी नहीं होती, जब कहते हैं पेशेंट बर्न हो गया किसी तरह से, तो कॉन्ट्रैक्चर में क्या होता है कि उसका जो है ना वहाँ पे उसके हमने अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, लेकिन कुछ फाइब्रोब्लास्ट के अंदर ना स्मूथ मसल एलिमेंट्स आ जाते हैं जिसको आप कहते हो मायोफाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वो एक्टिन और जो स्मूथ मसल के अंदर कंट्रैक्शन के जो एलिमेंट्स होते हैं, तो इवेंचुअली वो क्या करते हैं कि वो जो वूंड आपकी रिपेयर हुई थी, जो टिश्यू रिपेयर जो हुआ था, उसको वो कंट्रैक्ट करते हैं एट द एंड, ठीक है। तो बर्न्स के अंदर क्या होता है कि वो जो मायोफाइब्रोब्लास्ट थे ना वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से एक्सेसिव कंट्रैक्शन हो जाती है। अब इफ यू विल सी इस डायग्राम के अंदर, डायग्राम तो नहीं है, इट्स अ पिक्चर, इस बंदे को, बिकॉज इट्स दिस इज अ बर्न्ड पर्सन, यू कैन सी ये सारे इसके बर्न्स हुए हैं, तो इस बंदे के इंतहाई जो है कंट्रैक्टेड सी इसकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा जो है, इसका जो हाथ है यहाँ पाम्स पे मोस्टली इसके कंट्रैक्चर हुआ है, तो दैट इज वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और ये खुलना जो है इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसको जो है ना खोलना भी बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि अगर आपके बहुत ज्यादा बर्न्स हो जाते हैं तो ये खुलता नहीं है, ये वापस नहीं जाता, बिकॉज इवेंचुअली पेशेंट डाइज, तो इसको आप कॉन्ट्रैक्चर कहते हो, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, मीन्स ये कि इसमें एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन हो जाती है रिपेयर वाउंड्स की। एक्सेसिव क्या? एक्सट्रैक्शन, एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन। ओके मैम। और मैम ये एथेरोस्क्लेरोटिक का आपने बताया था कि इसमें फैटी मटेरियल्स होते हैं। यार एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस आप लोगों ने नहीं पढ़ा, आपको नहीं पता उसका? बिल्कुल भी नहीं आइडिया। तो मैम ये जो आप टर्म बता रही थी ना जिसमें फैटी मटेरियल का कुछ था, तो वो मैं नोट डाउन कर रही थी, आप नेक्स्ट स्लाइड पे आ गई थी, तो मैंने कहा था जब लेक्चर हो जाएगा एंड तब अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। यार इसमें ना बेसिकली उसमें लिखा हुआ था कि वुंड हीलिंग जो है कब डिलेड होती है या कब प्रॉपर वुंड हीलिंग नहीं हो पाती। उसमें लिखा हुआ था कि अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ हो, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि जब आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर एक्सेसिव फैट डेपोजिशन स्टार्ट हो जाए, जो दैट इज द लीडिंग कॉज ऑफ हार्ट अटैक, क्योंकि आपके क्या होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से आपकी जो कॉरोनरी आर्टरीज होती हैं जो कि सप्लाई कर रही होती हैं आपके हार्ट को, वो ब्लॉक हो जाती हैं और आपका जो ब्लड फ्लो होता है टू द हार्ट इट स्टॉप्स एंड यू हैव अ हार्ट अटैक, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर या इवन इन द यूएस एथेरोस्क्लेरोसिस जो है दैट इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, बिकॉज हम लोगों का फूड जो है इतना ज्यादा, क्योंकि हम फास्ट फूड खाते रहते हैं, ऑयली फूड खाते रहते हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो है वो बहुत ज्यादा है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है जब वो डिपॉजिट होगा विद इन द ब्लड वेसल्स, तो उसको आप कहोगे वो एथेरोस्क्लेरोटिक एक प्लैग बना देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है ना थ्रू दैट वेसल वो बहुत ज्यादा जो है वो स्लो डाउन हो जाता है और बहुत कम हो जाता है। अगर उसके थ्रू अगर 100% ब्लड जा रहा था तो हो सकता है उस एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैग की वजह से ब्लड सप्लाई तो तकरीबन 20% रह जाए, ठीक है। यस मैम, थैंक यू। ओके, अब कैन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर प्लीज? मैम TGF का एब्रिविएशन बता दें। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। ओके मैम, ठीक है। ये आप लोगों ने जो मीडिएटर्स लिखे थे आई थिंक उसके अंदर भी होगा कहीं ना कहीं, जो आप लोगों ने मुझे बना के दी है असाइनमेंट। ओके, अब आज का लेक्चर इतना लंबा नहीं है, छोटा लेक्चर है। आप लोग सारे डीपीटी के स्टूडेंट्स हो या बीच में डीएनएस के स्टूडेंट्स भी हैं? मैम डीपीटी के हैं। डीपीटी के हो, ठीक है। और सेमेस्टर आप लोगों का सबका सेम है? मैम डीएनएस के भी हैं। अच्छा, सेमेस्टर सेम है मगर डिपार्टमेंट में क्या है ना, मेडिकल मेडिकल इमेजिंग के भी इमेजिंग कुछ के भी हैं, स्टूडेंट्स हैं। डीएनएस के भी हैं, पीपीटी के भी। अच्छा अच्छा, मिक्स्ड हो आप सारे, मिक्स्ड हो? यस मैम। जी मैम। ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है ना, पैथोलॉजी थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है एंड आई होप कि हम लोगों को जल्दी से क्लासरूम मिल जाए और हम लोगों की 1-on-1 आपस में इंटरेक्शन हो, तो ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाए। और अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आती तो मुझे आप बता दो, मैं काउंसलिंग आवर्स भी आप लोगों के लिए सेट कर दूंगी, ठीक है। ओके, आज हमने बड़े इंटरेस्टिंग एक टॉपिक पढ़ना है जो कि मज़े का टॉपिक है, इजी टू अंडरस्टैंड है, कॉन्सेप्चुअल है सारा का सारा।
उसको हम इसके अंदर ना एक और चीज़ है हीमरेज, जो कि एडेड नहीं है लेकिन आपके सिलेबस के अंदर है, तो आई लुक कि अगली दफ़ा मैं आप लोगों को हीमरेज भी पढ़ाऊँ इसके साथ। इसमें एक हाइपरीमिया, कंजेशन है और अडीमा है, ठीक है। अभी बेसिकली हम अडीमा से स्टार्ट करते हैं। अडीमा का थोड़ा बहुत आप लोगों ने टर्म तो सुनी हुई होगी ना, स्वेलिंग, जो मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि अगर आप ले मैन लैंग्वेज को अडीमा को डिफाइन करना चाहो तो दैट इज सिंपली स्वेलिंग, ठीक है। अब ये चीज, दिस इज जनरल नॉलेज थिंग कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ morbidity and mortality in the Western society. In 2008, it was estimated that 83 million people in the US had one or more forms of cardiovascular disease, accounting for 35 to 40% of the deaths. These diseases primarily affect one of the three major components of the cardiovascular system: the heart, the vessels, the blood vessels, and the blood, ठीक है। यार देखो, आई हैव बीन टू द यूएस, मेरा वहाँ पे अराउंड 6 months का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। तो यूएस में हार्ट डिजीजेस लीडिंग कॉज ऑफ डेथ क्यों है? बिकॉज जो फास्ट फूड है आपका, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, केएफसी आपको बहुत कम नजर आता है, लेकिन केएफसी वो जो है, अगर आप किसी अच्छी जगह से खाना खाना चाहते हो या आप एक हेल्दी खाना खाना चाहते हो तो उससे तकरीबन वो 3 to 4 times सस्ता मिल जाता है। तो अफोर्डेबिलिटी की बात होती है, एंड इट्स एन आयरनी कि इतने डेवलप्ड कंट्री के अंदर भी आपको जो है खाना नहीं मिल रहा उस तरह से। और अगर पर्सनली स्पीकिंग, मैं भी बहुत ज़्यादा वहाँ जाके मैंने खाया है मैकडोनल्ड्स एंड स्टफ, तो क्योंकि आपको जो असल, अगर आप पाकिस्तानी खाना वहाँ पे खाने जाते हो तो वो आपको तकरीबन $15 का एक मील पड़ता है। तो $15 अगर आज के ज़माने में देखो, मेरे ख्याल से 2500 रुपीज़ बनते हैं, तो फिर देखो ऑब्वियसली कोई बंदा भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि एक टाइम का खाना वो 2500 का खाए। तो अब अडीमा जो है क्या होता है? अडीमा और एफ्यूजन, ये दो टर्म्स हैं, इनका मीनिंग सेम है, लेकिन इनकी जो किस सिनेरियो के अंदर ये यूज होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन जो ब्रॉडली आप टर्म यूज करोगे दैट इज एडीमा, ठीक है। Disorders that perturb the cardiovascular, renal or hepatic function are often marked by the accumulation of fluid in the tissues or the body cavity, that is effusions, ठीक है। अगर किसी बॉडी कैविटी के अंदर एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होगी, बॉडी कैविटीज आपकी कौन कौन सी हैं? आपकी पेरिटोनियल कैविटी है, ठीक है, आपकी पेल्विक कैविटी है, आपकी मतलब ये जो आपके पेरिटोनियम, आप लोगों ने पढ़ा होगा एनाटॉमी के अंदर, पेरिटोनियम जो है मुझे हमेशा बहुत बुरा लगता था, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, लेकिन पेरिटोनियम आपकी पेरिटोनियल कैविटी है, आपकी ऊपर थोरेसिक कैविटी है। अगर कैविटी के अंदर, बॉडी की किसी कैविटी के अंदर अगर एक्सेसिव फ्लूइड डिपॉजिट हो रहा है तो दैट इज एफ्यूजन। लेकिन अगर टिश्यूज के अंदर हो रहा है, फॉर एग्जांपल मेरी लेग्स के अंदर हो रहा है, मेरे लेग्स में ऑब्वियसली टिश्यूज है ना, सारे मसल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ब्लड वेसल्स हैं, अगर टिश्यू के अंदर हो रहा है तो दैट इज रेफर टू एज an edema, ठीक है। Under normal circumstances, the tendency of the vascular hydrostatic pressure to push water out and so water and salts out of the capillary into the interstitial space is nearly balanced by the tendency of the plasma colloid osmotic pressure to pull water and salts back into the vessels. I'll explain this. देखने दो, I'm looking for a diagram. Okay, this. ये मेरे ख्याल से मैंने आप फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था जिसके अंदर ये डायग्राम थी, आई थिंक, इफ यू पीपल रिमेम्बर। सो बेसिकली क्या होता है कि ना, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर्स दैट आर एट वर्क। वन इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। आप अभी सिर्फ और सिर्फ एक ब्लड वेसल को इमेजिन करो, ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है, ये ब्लड वेसल की वॉल है, दिस इज द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल एंड दिस इज द ब्लड, एंड उसके अंदर प्रोटीन्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, सारा कुछ है, ठीक है, ये जा रहा है इसके थ्रू। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा कि ऑब्वियसली ब्लड क्या है, फ्लूइड है, एट द एंड ऑफ द डे वो एक फ्लूइड है, ठीक है। फ्लूइड क्या करेगा कि वो चाहेगा कि मैं बाहर निकलूं इससे, क्योंकि वो फ्लो कर रहा है, लेकिन उसका एक प्रेशर भी है। जब ब्लड इस वॉल के थ्रू मूव कर रहा है ना, तो वो इन सेल्स के ऊपर और इस वॉल के ऊपर जो है वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है।
तो जो इसको आप कहते हो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रो का क्या मतलब होता है? हाइड्रो जहां पे भी आ जाता है इट मींस वाटर। तो जब, क्योंकि वाटर है, फ्लूइड है, वाटर ऑब्वियसली ब्लड के अंदर वाटर भी होगा, ढेर सारा वाटर होगा, तो उसके इसके अंदर क्योंकि जो प्रेशर बिकॉज ऑफ वाटर या फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर है ना, वो इसको यहाँ पे इसको पुश आउट करता है। वो चाहता है कि इस वेसल से मैं बाहर निकल जाऊं। वो आउटवर्ड्स प्रेशर है, इट इज ऑलवेज आउटवर्ड्स। यू कैन सी द ब्लू एरो दैट इज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स कि ये प्रेशर जो है दैट इज आउटवर्ड्स, इसको पुश कर रहा है आउटवर्ड्स। बट व्हाट हैपेंस इज कि इसके अंदर ये प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। अब प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होते हैं? सॉल्यूट्स होते हैं। अब आप लोगों को आई थिंक आप लोगों ने एफएससी में या अभी भी आपने डीपीटी या जो भी आप लोग कोर्स पढ़ रहे हो उसके अंदर आप लोगों ने डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि डिफ्यूजन में वाटर ऑलवेज डिफ्यूजेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर, मतलब जो भी चीज होती है इट ऑलवेज डिफ्यूजेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल विद इन द ब्लड वेसल अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे सोडियम की, फॉर एग्जाम्पल सोडियम एक सॉल्यूट है ना, सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन जो है 140 है और बाहर उसकी कॉन्सेंट्रेशन 40 है, तो ऑब्वियसली जो वाटर जो बाहर टिश्यू के अंदर पड़ा होगा, ये यहाँ पे जो पूरा इसके सराउंडिंग टिश्यूज है, ठीक है, इस यहाँ पे जो सारा वाटर पड़ा होगा वो मूव करेगा इनवर्ड्स। इनवर्ड्स वो क्यों मूव करेगा? क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूट था उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो हमेशा वाटर जहां पे भी फॉलो करता है वो वहां पे फॉलो करता है जहां पे सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है ताकि वो उसको डाइल्यूट कर सके, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज जो है वो डिफ्यूजन वाली समझ आती है कि डिफ्यूजन में होता क्या। So basically there are two pressures. One is the hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure is responsible for pushing the fluid out of the blood vessel, whereas there is an opposite pressure that is at work that is referred to as the plasma colloid osmotic pressure. ये क्या होता है कि ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, बेशक आप इसे को एल्ब्यूमिन है या आपके कोई भी प्रोटीन्स हैं, देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स विद इन आवर ब्लड, तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग द वाटर इनटू द ब्लड वेसल एंड दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। सो बेसिकली अडीमा में क्या होगा, या तो आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा और वो फ्लूइड को पुश आउट करेगा, या आपका कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज करेगा और वो फ्लूइड को अपनी तरफ जो है वो पुल नहीं कर सकेगा और फ्लूइड जो है बाहर ही रहेगा और बाहर ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ आई है कुछ ये छोटी सी जो चीज मैंने समझाने की कोशिश की है? प्लीज टेल मी कि यू आर विद मी इन दिस बिकॉज इट्स एन इजी कॉन्सेप्ट बट यू शुड अंडरस्टैंड। सो गए सारे बच्चे? नो मैम, समझ आ गई है। ओके, आई थिंक सिर्फ 2-3 बच्चे हैं जागे हुए हैं, बाकी सारे सोए पड़े हैं। एक बच्चा नहीं मैम, उठे हुए हैं हम सब। हम भी जाग रहे हैं। एक बच्चा दूध लेने भी गया था अभी बीच में। ओके ठीक है, अच्छा ठीक है। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को ये क्लास ना थोड़ी इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाने की कोशिश करूँ कि आप लोग ना एटलीस्ट जाके रहो। ओके, अब समझ आ गई है ना इस थोड़ी बहुत चीज? ऑन कैंपस कर दें क्लास प्लीज। यार मेरा खुद इतना दिल है ऑन कैंपस लेने को, मुझे नहीं मजा आता इस तरह से पढ़ाने में। मैं क्या करूँ, वहाँ पे जगह ही नहीं है। मेरे घर आके पढ़ लिया। वैसे भी इतनी प्यारी, वैसे दिल करता है आपको देखी जाए क्लास में। ये आपने मुझे कब देखा है? मैम मैं आपको लाइब्रेरी में पकड़ाने आई थी ये असाइनमेंट में, तो आपको देख के जाना। आप इतनी प्यारी हैं, क्यूट हैं। थैंक यू सो मच, इट मींस अ लॉट। ओके, अब समझ आ गई है जो मैंने चीज समझाने की कोशिश की है? आई है कि नहीं आई? ओके ठीक है, अच्छा ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें वही है कि अंडर देखो जब अब अगर सारा कुछ नॉर्मल है ना, तो ये जो दोनों हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होते हैं और जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, ये एट बैलेंस होता है। इसका एक पर्टिकुलर बैलेंस होता है कि ना जो है वो ब्लड वेसल बिल्कुल खाली हो जाए ब्लड से, ना ये हो कि बहुत ही ज्यादा फ्लूइड जो है वो ब्लड वेसल के अंदर आ जाए। लिहाजा एक पर्टिकुलर एक मीडियम सॉर्ट ऑफ प्रेशर जो है वो मेंटेन रहता है। तो इसमें कॉन्टिन्यूसली ये नहीं होता कि ये जो है ये प्रेशर्स एट वर्क है ही नहीं,
उसमें होगा कि थोड़ा सा फ्लूइड जो है वो बाहर मूव कर रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा फ्लूइड जो वो अंदर मूव कर रहा होगा, तो एक बैलेंस रहेगा। अगर थोड़ा सा बाहर मूव किया बिकॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से उतना ही अंदर आ जाएगा। तो मोर और लेस जो है वो फ्लूइड की जो क्वांटिटी है वो उतनी ही रहती है। So under normal circumstances, the tendency of the vascular hydrostatic pressure to push the water out and water and salts out of the capillaries into the interstitial space is nearly balanced by the tendency of plasma colloid osmotic pressure to pull water and salts back into the vessel. ठीक है, आगे क्या होता है कि a small net movement of the fluid into the interstitium. interstitium क्या है कि जो भी blood vessel के बाहर जो भी tissues पड़े हुए हैं, extra cellular matrix है, space है, cells हैं, वो सारा कुछ जो है वो interstitium जो है वो उसके जो whatever is outside the blood vessel is referred to as an interstitium, या आप उसको interstitial space कहते हो. The small net fluid, the net movement of the fluid into the interstitium, but this drains into lymphatic vessels and ultimately returns to the bloodstream via the thoracic duct, keeping the tissues dry. ठीक है, अगर आपके पास कोई थोड़ी सी ज्यादा फ्लूइड बाहर, नेट मूवमेंट का क्या मतलब होता है? देखो, नेट का मतलब होता है कि अगर 10 मिलीलीटर जो था वो बाहर निकल रहा था और 5 मिलीलीटर जो है वो अंदर आ रहा था, 10 मिलीलीटर बाहर निकल रहा था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, और 5 मिलीलीटर अंदर आ रहा था बिकॉज ऑफ कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उसमें जो आपकी जो नेट मूवमेंट होगी दैट विल बी 5 मिलीलीटर, क्योंकि 5 मिलीलीटर जो है वो बाहर ज्यादा चला गया है। अब अगर बाहर ज्यादा चला गया है और इंटरस्टिशन के अंदर जो है वो ब्लड ज्यादा एक्यूमुलेटेड है, तो that is drained by the lymphatic vessels, जो आपका पूरा lymph system एक होता है पूरा का पूरा, जो आप लोगों ने I'm sure कि you have gone through the lymphatic system, तो जो lymphatic system के अंदर वो drain करता है और eventually जो है वो blood stream के अंदर वापस आ जाता है via the thoracic duct. जो thoracic duct होता है, this is the main player for our lymphatic system, जो कि responsible होता है for draining most of the lymph. ठीक है, elevated hydrostatic pressure or diminished colloid osmotic pressure disturbs the balance and results in increased movement of the fluid out of the vessel. This is what I have already explained. If the net rate of fluid movement exceeds the rate of lymphatic drainage, the fluid accumulates. ठीक है, net मैंने आपको बताया था कि अगर देखो net, I have told you कि अगर if 10 milliliters is going out and 5 milliliters is going in, there is a net accumulation of 5 milliliters in the interstitium. ठीक है, अब वो जो 5 milliliters जो बाहर पड़ा हुआ interstitium के अंदर वो drain कर रहा है lymphatic, लेकिन अगर उसको अगर आप इंक्रीज कर दो उसको, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर जो है वो बाहर आ रहा है 20 मिलीलीटर और अंदर जा रहा है 5 मिलीलीटर, तो आपके पास जो नेट एक्यूमुलेटेड फ्लूइड है वो 15 है। आपके लिम्फैटिक्स के अंदर कैपेसिटी कितनी है? 5 मिलीलीटर को ड्रेन करने की, तो अब आपके पास 10 मिलीलीटर तो एक्स्ट्रा रह गया ना, वो ना वेसल के अंदर जा सकता है ना वो कहीं और जा सकता है, तो वो क्या करेगा कि वो एक्यूमुलेट हो जाना शुरू हो जाएगा विद इन द fluid, so within the interstitium, और जब वो accumulate होगा this is referred to as edema. अगर वो tissues के अंदर accumulate होगा तो that is edema. अगर वो किसी body cavity के अंदर accumulate होगा तो that is referred to as an effusion. आप लोगों को लंग्स का पता होगा, लंग्स के इर्द गिर्द क्या होता है? प्लूरा होते हैं, ठीक है, 2 कवरिंग्स होती हैं जो लंग को कवर करती हैं, दैट इज प्लूरा. प्लूरा जो है एक होता है विजरल प्लूरा, जो कि लंग्स के साथ बिल्कुल उसके लंग सरफेस के साथ अटैच्ड होता है, और थोड़ी सी स्पेस देके एक थोड़ा सा फ्लूइड, थोड़ा सा एक और प्लूरा होता है जिसको आप कहते हो पेराइटल प्लूरा. अब इन दोनों के दरमियान एक स्पेस होती है जिसको आप कहोगे इंटरप्लूरल स्पेस. ये मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के लिए समझा रही हूँ, इसको याद नहीं करना. तो अगर फॉर एग्जांपल अगर प्लूरल स्पेस के अंदर वो एक कैविटी बन गई ना, अगर प्लूरल स्पेस के अंदर अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा तो उसको आप प्लूरल इफ्यूजन कहोगे. इसी तरह अगर हार्ट को भी कवर कर रहे हैं पेरिकार्डियम भी 2 लेयर्स हैं, विजुअल पेरिकार्डियम है, पेराइटल पेरिकार्डियम है. उन दोनों के दरमियान एक कैविटी है जो कि जिसके अंदर अगर एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेट करेगा तो आप उसको पेरिकार्डियल
एफ्यूजन कहोगे। सो बेसिकली एफ्यूजन भी एडिमा ही होता है, लेकिन वो कहाँ पे हो रही है तो दैट इज जस्ट टर्मिनोलॉजी। ये एक क्या कह सकते हैं उसको, टर्मिनोलॉजी का जो है एक कॉन्सेप्ट है कि टर्म आपने कब कौन सी यूज करनी है। तो एडिमा क्या होता है? एडिमा इज द रिजल्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द vasculature into the interstitial spaces. The fluid may be protein poor transudate or protein rich exudate. We have discussed about transudate and exudate in the previous lectures, and I cannot emphasize it enough that these terms are really important not only for pathology abhi, but आगे भी आप जाके देखोगे in your professional lives, these terminologies will be of sheer importance, because ये बार बार आती हैं आपके सामने, और अगर आपको इनका कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो तब आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर प्रोटीन उसके अंदर नहीं है तो दैट इज अ ट्रांसुडेट। वी विल डू अ टेबल जिसके अंदर डिफरेंस होगा एक्सुडेट का और ट्रांसुडेट का। रॉबिन्स के अंदर एक बहुत प्यारा टेबल बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर इन स्लाइड्स के अंदर भी है, तो वील मूव ऑन टू दैट। अगर प्रोटीन रिच है तो एक्सुडेट है, अगर प्रोटीन पुअर है तो ट्रांसुडेट है। ठीक है, ट्रांसुडेट को मैं हमेशा इस तरह से याद करती हूँ कि ट्रांसुडेट के अंदर ज्यादा पानी पानी है, मतलब वो ना सॉर्ट ऑफ, अगर आप एक्सुडेट, अगर एक फॉर एग्जांपल ओरियो शेक है, तो ट्रांसुडेट जो है वो सिंपल एक कह लो स्लश है जिसके अंदर मतलब कुछ हैवी नहीं है, बस पानी पानी है। तो ओके, अब इसके अंदर क्या हो रहा है? पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एडिमा, 6 फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ एडिमा। कोई क्वेश्चन है किसी को? ओके ओके, क्या है कि 6 फैक्टर्स कैन कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ एडिमा। इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिड्यूस्ड कोलॉइड और ऑन्कोटिक प्रेशर विद इन द ब्लड वेसल। जो कोलॉइड प्रेशर को आप ऑन्कोटिक प्रेशर भी कहते हो। दीज आर 2 टर्म्स जो कि आप सेम चीज के लिए यूज करते हो। इंक्रीज टिश्यू कोलॉइड और ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर एक देखो चीज क्या है, ब्लड वेसल का भी एक कोलॉइड प्रेशर है। देखो जहां पे भी प्रोटीन्स पड़े होंगे ना, वहां पे कोलॉइड प्रेशर होगा। कोलॉइड प्रेशर क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बैलून के अंदर भी आप प्रोटीन्स जो है भर के रखोगे ना, तो वो प्रोटीन्स जो है वो वाटर अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो होता है ऑन्कोटिक प्रेशर या कोलॉइड प्रेशर। तो अगर ऑब्वियसली टिश्यूज के अंदर भी प्रोटीन्स पड़े हुए हैं, तो अब अगर टिश्यूज के अंदर भी प्रोटीन्स हैं तो वो वाटर को अट्रैक्ट करेंगे। अगर टिश्यूज वाले प्रोटीन जो हैं वो वाटर को अट्रैक्ट करेंगे, तो वो ब्लड वेसल से वाटर को बाहर खींच रहे हैं। तो अब अगर वो ब्लड वेसल से वाटर को बाहर खींच रहे हैं तो टिश्यूज के अंदर जो है वो वाटर एक्यूमुलेट होगा। तो अगर उसका प्रेशर जो है, कोलॉइड प्रेशर जो है of the blood vessels it increases, so it can also cause edema. Increased blood vessel wall permeability, ये हमने इन्फ्लेमेशन के अंदर ये चीज पढ़ी थी कि जब वो आपके एंडोथेलियल सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। अगर वो परमेबिलिटी उसकी ज्यादा हो जाएगी तो मोर वाटर विल मूव आउट। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लूइड क्लियरेंस इन द लिम्फेटिक सिस्टम, अभी जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी कि जो 5 मिलीलीटर जो था वो और ये 5 मिलीलीटर 10 मिलीलीटर जो है, ये सारा मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए समझा रही हूँ। इट डजंट मीन कि असल में इतना ही इसकी जो है वो होता है। दीज आर नॉट फैक्चुअल टर्म्स। तो अगर लिम्फेटिक सिस्टम ही आपका बेचारा बंद हो गया और वो जो 5 मिलीलीटर उसने ड्रेन करना था वो नहीं ड्रेन करा, तो फिर भी ऑब्वियसली एक्यूमुलेशन हो जाएगी एडिमा की। चेंजेस इन द वाटर रिटेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द टिश्यू themselves, raise hydrostatic pressure often reflects retention of water and sodium by the किडनी। ठीक है, अगर आपके पास अगर फॉर एग्जांपल किडनी फेलियर हो गया या किडनी जो है आपका प्रॉपर्ली वाटर को वो मूव आउट नहीं कर रही, वो यूरिन नहीं प्रोड्यूस कर रही, तो हो सकता है कि उस टिश्यू के अंदर मतलब जो किडनी थी, क्योंकि किडनी फेल हो गई है तो अब वो उन चीजों को बाहर निकाल ही नहीं रही है, वो एक्सक्रीट ही नहीं कर रही है, तो लिहाजा ऑब्वियसली आपका जो है वो वाटर ज्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से एडिमा कॉज होगा। ओके देखो ये ब्लड वेसल है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसको बाहर मूव कर रहा है, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर इसको यहाँ पे फ्लूइड को अंदर भेज रहा है, और ये जो छोटे वाले जो 2 एरोज है ना, ये इस टिश्यू के अंदर, इस टिश्यू का भी ऑब्वियसली देखो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जहाँ पे भी फ्लूइड है ना, जहाँ पे भी वाटर है ना, वहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा।
तो ऑब्वियसली इस जो है उस इस टिश्यू का भी एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, यहाँ पे भी ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा वाटर होगा, तो वो जो छोटा सा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा वो इसको पुश करेगा इनवर्ड्स, और जो ये इसका जो इसके अंदर जो प्रोटीन्स पड़े हुए हैं आपके इंटरस्टिशियम के अंदर, वो उसको जो है उस फ्लूइड को पुल करेगा आउटवर्ड्स। तो लेकिन जो ये जो दोनों प्रेशर्स होते हैं, दीज आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू दीज टू बिग प्लेयर्स, ठीक है। Anatomic structures that drain excess interstitial fluid into the venous blood, ये जो है इवेंचुअली ये आपकी कैपिलरीज थी और ये थोरेसिक डक्ट में जा रहा था, और इवेंचुअली जो थोरेसिक डक्ट है लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है, ये इवेंचुअली जो है इट लीड्स टू द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। हमने भी पीछे पढ़ा था कि वो ब्लड स्ट्रीम में दोबारा ड्रेन करता है जो एक्सेस फ्लूइड होता है। तो बेसिकली जो ब्लड स्ट्रीम होती है, ब्लड वेसल जो स्पेसिफिक जिस वेन के अंदर वो ड्रेन करता है, दैट इज द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। यू शुड नो दिस कि थोरेसिक ड्रग जो है वो कहाँ पे ड्रेन कर रहा है, ठीक है। ओके, अब इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चंस हैं या हर एक अपने घर वालों से कोई बात कर रहा है? मुझे तक कोई घर वालों से बात कर रहा है। ओके, अच्छा, the increased hydrostatic pressure, increases in hydrostatic pressures are mainly caused by disorders that impair venous return, ठीक है। venous return क्या होता है यार? देखो ये चीज है ना, मतलब मुझे नहीं पता आप लोगों का बेसिक नॉलेज क्या है, क्योंकि मुझे फिर ना एक एक टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव टू गो इनटू द एंटायर क्या कह सकते हैं मेडिसिन की चीजें आप लोगों को मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। लेकिन चलो, आई थिंक इट्स वर्थ इट। अगर आप लोगों को नहीं भी समझ आती तो फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा उसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो बेसिकली क्या होता है कि आपका हार्ट जो होता है वो पंप करता है आयोटा के थ्रू ब्लड पूरी बॉडी को, ठीक है। अब ऑब्वियसली वेन्स जो हैं, आपने ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 9th क्लास से पढ़ रहे होगे कि वेन्स जो हैं दे ब्रिंग द ब्लड बैक टू द हार्ट, ठीक है। वेन्स के अंदर जो हैं वाल्व्स होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है। अब आर्टरीज जो है उनके अंदर हाई प्रेशर होता है, वेन्स जो होती हैं लो प्रेशर होती हैं। अब एक दफा हार्ट ने पंप कर दिया आउट ऑफ द आयोटा इनटू द एंटायर बॉडी, अब वेन्स जो हैं उसको वापस ला रही हैं उस सारे ब्लड को, ठीक है। उसको आप कहते हो जब सारी वेन्स जो हैं दे ब्रिंग द ब्लड बैक टू द इंफीरियर वीना कैवा एंड द सुपीरियर वीना कैवा, तो उसको आप कहते हो वीनस रिटर्न, क्योंकि वो वेन से जो वापस आ रहा है ब्लड, ऑब्वियसली उसी ब्लड ने दोबारा जो है लंग्स में जाना है और फिर हार्ट में आना है और फिर उसी ने दोबारा से जो है पूरी बॉडी में जाना है। तो that entire term or entire terminology is referred to as the venous return, जो कि सारा veins का जो blood है that is coming back to the heart is referred to as the venous return। अब अगर आप लोग बस एक अपनी इमेजिनेशन को ऑन करो और सोचो कि अगर वो venous return जो है वो बंद हो जाए और आपका जो veins हैं वो बंद हो जाए, मतलब veins जो है वो सप्लाई ना करें, वापस ना आए लेके ब्लड हार्ट की तरफ, तो ऑब्वियसली फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा। जो ब्लड, क्योंकि आर्टरीज तो काम कर रही है, हार्ट काम कर रहा है, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को इन आर्टरीज के अंदर, आर्टरीज जा रही हैं टिश्यूज के अंदर। अब आर्टरीज आई हुई हैं, आर्टरीज काम कर रही हैं, लेकिन जो है वीनस ब्लड हो, वीनस जो है वो वीनस रिटर्न जो है वो बंद हो गया या वो इम्पेयर्ड हो गया है, तो ऑब्वियसली वहां पे एडीमा होना शुरू हो जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल, अगर एक लाहौर की एंट्री अगर ओपन है और आगे जाके जो है फॉर एग्जांपल आपको ठोकर के ऊपर जो है वहां पे उन्होंने बंद कर दिया सारा का सारा, तो वहां पे सारी कंजेशन हो जाएगी ना, वहां पे सारी ट्रैफिक जमा हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्योंकि वहां पे क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लूइड आ जाता है, वो जमा हो जाता है, तो उसकी वजह से एडीमा होता है। एग्जाम्पल क्या होती है? डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। डीप वीनस थ्रोम्बोसिस जो होता है इसको आप डीवीटी भी कहते हो। ये एक इम्पॉर्टेंट और एक क्या कहते हैं, एक इम्पॉर्टेंट, और अगर किसी ने जो है वो डॉक्टर हाउस देखा हुआ है, हाउस एमडी, तो उसके अंदर उस बंदे को ये हुआ था। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि आपकी जो वेन्स ऑफ द लेग्स हैं उसके अंदर जो है थ्रोम्बस बन जाता है जो कि ब्लॉक कर देता है उस फ्लो को, और ये प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग की वजह से होता है। मोस्टली अगर एक पेशेंट जो है उसकी कोई 20 घंटे की फ्लाइट थी तो उसके अंदर एट रिस्क होता है, या जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स होते हैं ऑन वेंटिलेटर्स, उन क्योंकि वो मूव नहीं कर रहे होते, आप जब मूव करते हो तो आपका ब्लड जो है वो वापस, स्पेशली जो लेग्स का ब्लड है वो वापस जाता है। सो डीप वीनस थ्रोम्बोसिस इज स्पेसिफिक डिजीज फॉर द
डीप वेन्स ऑफ द लेग्स, जो लेग्स के अंदर आपकी जो नीचे लेग्स के अंदर वेन्स होती हैं, तो ऑब्वियसली अगर वो थ्रोम्बोसिस हो गया, वहां पे उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो ब्लड विल नॉट फ्लो बैक। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर क्या होता है, इसके अंदर जो है हार्ट जो है वो आपका पंप करना जो है वो बंद कर जाता है, बंद नहीं करता ऑब्वियसली, बंद जब करेगा इट मीन्स डेथ। अगर वो 100% उसकी एफिशिएंसी थी और वो 100% वो है पंप कर रहा था, तो फॉर एग्जांपल वो उस वक्त 60% 70% पंप कर रहा होता है, तो ऑब्वियसली क्योंकि वो सही तरह पंप नहीं कर रहा, तो उसके अंदर जो है आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। ओके, अब दूसरी आपके पास एग्जांपल है, अब हमने पहले पढ़ लिया इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दूसरी एग्जांपल है रिड्यूस्ड प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर। अगर आपके पास प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर जो है या प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम होगा, इट मींस कि मोर फ्लूइड विल move out of the blood vessel, ठीक है। Under normal circumstances, albumin accounts for almost half of the total plasma protein, ठीक है। Albumin जो है that is the major player, ठीक है, it accounts for about half of the plasma protein। अगर आपके पास एल्ब्यूमिन कम सिंथेसाइज हो रहा है, फॉर एग्जांपल लिवर सिंथेसाइज करता है, ठीक है, लिवर जो है वो आपका एल्ब्यूमिन सिंथेसाइज करता है। अगर लिवर डिजीज है, कोई लिवर सिरोसिस हो गया है या लिवर हेपेटाइटिस हो गया है, हेपेटाइटिस के अंदर भी अगर आप देखो तो एल्ब्यूमिन के लेवल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई भी लिवर की डिजीज हुई है तो आपके पास प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, बिकॉज एल्ब्यूमिन जो है वो कम बनेगा। सेकंड चीज होती है प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन। प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन क्या चीज होती है कि आपका जो है आपकी इनटेक ही कम हो रही है। अभी कभी आप लोगों ने देखा होगा गांव में अगर आप जाओ तो बच्चों के ना, बच्चे इतने पतले पतले बच्चे होते हैं और उनके ना पेट फूले होते हैं, इतने ज्यादा जो है उनके ना पेट एकदम से इतने मोटे हुए होते हैं। वो क्यों हुए होते हैं? क्योंकि उनके अंदर प्रोटीन की कमी होती है, उनके अंदर प्रोटीन की मैल न्यूट्रिशन होती है। प्रोटीन की कमी होती है तो जो उनके ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है वो बाहर लीक होना शुरू हो जाता है और उनका जो पेट है वो पूरा पूरा वो फूल जाता है, क्योंकि वो सारा फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ होता है उनका। तो दैट इज वन अनदर रीजन। सेकेंड इज इंक्रीज लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन फ्रॉम द सर्कुलेशन, ठीक है। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम, आप आई डोंट नो आप लोगों ने किडनी रीनल के अंदर आप लोगों ने नेफ्रोटिक पढ़ा हुआ है, लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम बेसिकली इट्स अ डिजीज ऑफ, इट्स नॉट अ स्पेसिफिक डिजीज, ये एक सिंड्रोम होता है, ये मल्टीपल डिजीजेस के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर देयर इज एक्सेसिव लॉस ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन जो हैं दे आर लॉस्ट इन द यूरिन, ठीक है। जो आपका जो ग्लोमेरुलस आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो फिल्ट्रेशन होती है सारी की सारी, उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो लूज होते रहते हैं। तो अगर प्रोटीन आपका लूज होगा तो if there is loss of albumin, so it is responsible for the reduced plasma oncotic pressure. Okay. Second is the salt and water retention. अब पहला था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, दूसरा था ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया, थर्ड क्या चीज आ रही है कि वाटर आपका रिटेंशन, आपके अगर आपका प्रेशर ही ज्यादा, अगर आपके फॉर एग्जांपल 100 मिलीलीटर था वाटर विद इन द ब्लड वेसल और वो एकदम से 150 मिलीलीटर्स हो चुका है, तो उसकी वजह से भी ऑब्वियसली आपका जो है एडीमा होगा, क्योंकि वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को इंक्रीज करेगा। अगर आपके पास इंक्रीज सॉल्ट रिटेंशन है विद ऑब्लिगेट रिटेंशन ऑफ एसोसिएटेड वाटर, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इंट्रावैस्कुलर फ्लूइड, ठीक है। जो वेसल्स के अंदर फ्लूइड था वो इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। एंड डिमिनिश्ड वैस्कुलर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा और कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है डिक्रीज करेगा, बिकॉज वो डाइल्यूट हो गया। जो सॉल्यूट्स पड़े हुए थे आपके, जो प्रोटीन्स पड़े हुए थे जो कि कॉज कर रहे थे ऑस्मोटिक प्रेशर, वो जो है वो कम हो गए, उनकी डाइल्यूशन होगी, दैट्स व्हाई जो है आपका इसकी वजह से एडीमा होगा। आई डोंट नो आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही? प्लीज टेल मी दैट यू आर विद मी। यस मैम, समझ आ रही है। यस मैम। यस मैम, समझ आ रही है। ओके गुड। ओके लेट्स मूव ऑन। थोड़ा सा लेक्चर है, थोड़ा इंशाल्लाह 9:45 तक खत्म हो जाएगा, अटेंडेंस तो आज लेनी नहीं है। ओके, तीसरी चीज हमने लिम्फेटिक्स के बारे में पढ़ा है कि लिम्फेटिक्स भी ड्रेन करते हैं जो एक्सेस फ्लूइड आपका होता है, जो नेट आपका फ्लूइड होता है। अगर लिम्फेटिक्स ही ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, ठीक है, तो तब भी आपके पास जो है एडीमा होगा, ठीक है। ट्रॉमा,
फाइब्रोसिस, इन्वेजिव ट्यूमर्स, मोस्टली आपके पास ट्यूमर्स के अंदर होता है। अगर आप देखोगे ना, अगर किसी पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर होता है, मैं आपको ना साथ साथ थोड़ी बहुत अपने मेडिकल नॉलेज की चीज़ें बताती रहती हूँ, जो एक्सपीरियंस था, कि फॉर योर इंटरेस्ट कि आप लोगों को थोड़ा याद रहे। अगर एक पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर होता है, खुदा ना खास्ता, ठीक है, अब उसकी मेस्टेक्टमीज हो गई हैं, ऑब्वियसली ब्रेस्ट कैंसर सबसे पहले कहाँ पे जाता है? एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में, आपके जो आर्मपिट्स हैं या जो आपके एक्सिला हैं उसके अंदर जो आपके लिम्फ नोड्स पड़े हुए हैं वहां पे जाता है। अब उस पेशेंट के आप एक्सिलरी लिम्फ नोड्स भी रिमूव करते हो, ठीक है। अब आपने वो रिमूव कर दी है जब एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, तो अब आपका जो है, अब उसका जो पूरा बाजू था उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो ब्लॉक हो गई है, क्योंकि वो है ही नहीं, वो नोड्स है ही नहीं, उसका आपने खत्म कर दिया, वो लिम्फेटिक ड्रेनेज का नामो निशान आपने उसकी बॉडी से खत्म कर दिया। तो आप क्या देखते हो कि मोस्टली जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स होते हैं और उनके अंदर एक्सिलरी लिम्फ नोड रिसेक्शन हुई होती है, तो व्हाट हैपेंस इज के दे हैव ह्यूज मैसिव स्वेलिंग ऑफ देयर आर्म। मतलब बाकी वो जो औरत है वो बेचारी बहुत पतली होगी, बिकॉज ऑब्वियसली उसे एनोरेक्सिया हुआ हुआ है, वो कैंसर पेशेंट है, कीमोथेरेपी अंडरगो कर रही है, बट उसका जो बाजू होगा वो बहुत ज़्यादा स्वोलन होगा। तो उसके अंदर भी होता है infectious agents that disrupt the lymphatic vessels and impair the clearance of the interstitial fluid results in lymphedema in affected part of the body. So जब lymphatic obstruction की वजह से edema होगा तो एक टर्म एक टर्म आप उसको देते हो, उसको आप कहते हो लिम्फेडीमा। इसके अंदर अब जो क्लासिक एग्जांपल है फिलियारिसिस और एलिफेंटिएसिस होता है, ये शायद आप लोगों ने उसमें पढ़ा हो, क्या कहते हैं, पैथोजेंस जो आप पढ़ते हो उसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। सो दिस इज यू माइट हैव सीन दिस, क्योंकि ये इस तरह की जो पाँव वाले लोग जो हैं ये अक्सर आपने इशारों पे देखे होंगे, मांगने के लिए बैठे होते हैं और खौफ आता है इनको देख के। सो दिस इज द क्लासिक the term that we use for this is referred to as elephantiasis, ठीक है। बेसिकली ये जो फिलियारिसिस है, ये इसको आप कहते हो W. bancrofti, मैंने हमेशा इसका नाम W. bancrofti के नाम से याद किया है, ठीक है। ये जो होता है, ये पैथोजन जो है, ये एट वर्क है, ये पैरासाइट होता है, ठीक है। ये लिम्फेटिक्स को ऑब्स्ट्रक्ट करता है और जो आपका लिम्फ है वो ड्रेन नहीं कर पाता फ्रॉम द लेग, और क्योंकि लेग की जो लेग्स के अंदर से जो है ना, लेग्स आर मोस्ट प्रोन टू गेटिंग दिस, तो वो ड्रेन नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से उस बेचारे की जो लेग है वो इस तरह से स्वेल होती जो है ना, वो इस तरह से हो जाती है। और अगर वो इस स्टेट में पहुंच जाती है, मतलब इस हाल में वो पहुंच गई है, तो अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो गोइंग बैक। इसका इलाज नहीं होता, ये इसी तरह ही रहता है। आप उसको ड्रेन कर सकते हो फ्रॉम टाइम टू टाइम एक्स्ट्रा फ्लूइड को, लेकिन फिर भी वो जो है वो बार बार एक्यूमुलेट होता रहता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? ये वही चीजें कि इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, फॉर एग्जांपल कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, फॉर एग्जांपल प्रोटीन malnutrition, hepatic failure, nephrotic syndrome, that is loss of protein in the urine, the same thing that we have already discussed. Okay. ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का जो है बेसिकली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का एक एल्गोरिथम बताया हुआ है कि अगर हार्ट फेलियर होगा तो क्या होगा। Basically what will happen is if the heart is failing, then the blood flow to the, आप लोगों ने रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम पढ़ा हुआ है? मुझे बताओ। यस मैम, पढ़ा हुआ है। ओके गुड। तो हाँ, अगर हार्ट फेल हो रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली ब्लड सप्लाई टू द किडनीज जो है वो डिस्ट्रक्ट होगी, रीनल ब्लड फ्लो इज रिड्यूस्ड। देन व्हाट हैपेंस इज आपका रेनिन जो है एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 1 प्रोड्यूस होगा, फिर एंजियोटेंसिन 2 होगा, एल्डोस्टेरोन होगा। एल्डोस्टेरोन क्या इवेंचुअली कॉज करता है? सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन कराता है। सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन हो गई, ठीक है। दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इन रीनल। अब बेसिकली आप अभी हार्ट फेलियर को देखो, फिर हम ये बाकी दोनों कॉजेज डिस्कस करते हैं, ठीक है। फॉलो विद मी। Heart failure, reduced renal blood flow, activation of the RAAS, then there is salt and water retention. What happens is there is increased blood volume, eventually leading to edema. Edema जो है, this will cause eventually leading to edema, ठीक है।
अब उसके अंदर क्या होता है कि हार्ट फेलियर की वजह से बेसिकली आपका जो वीनस रिटर्न है वो भी रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से आपका कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा और इवेंचुअली लीड करेगा एडीमा। अब हार्ट हो गया, अब दूसरी चीज देख लो रीनल फेलियर। इफ देयर इज रीनल फेलियर, अगर आपकी किडनीज फेल कर गई हैं तो आपका ऑटोमेटिकली जो है सॉल्ट और वाटर जो है वो रिटेंशन उनकी स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज किडनीज का काम क्या होता है सॉल्ट और वाटर को बाहर करना, उनको फिल्ट्रेशन करना। तो अगर आपकी किडनीज काम नहीं कर रही तो आपके सॉल्ट और वाटर रिटेन होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से इवेंचुअली यू विल हैव एडीमा। The third thing is if you have any hepatic disease or you have nephrotic syndrome in which there is a proteinuria or malnutrition, that is decreased albumin in your diet, there is eventually decreased plasma albumin that causes decreased plasma oncotic pressure, eventually leading to edema. This is just a summary of what we have already discussed. Okay. The next क्या होता है कि इनकी morphology क्या होती है। edema is easily recognized grossly, ठीक है। मेरी बात सुनो, अगर घर में अगर आपके खुदा ना खास्ता किसी को भी कोई कार्डियक प्रॉब्लम है और वो कोई कंप्लेंट कर रहा है, तो अगर उसमें आप पीडल एडीमा चेक करते हो, अगर इफ यू प्लेस योर 2 फिंगर्स, उनकी जो आगे ये टिबिया है नीचे पाँव के पास जाके उनकी टिबिया के ऊपर आप दोनों फिंगर्स जो हैं उनको प्लेस करो और उसको दबाओ फॉर अबाउट 20 सेकेंड्स, और अगर आप उसको रिमूव करोगे और अगर वो वहाँ पे जो है एकदम से गड़े बन जाते हैं और आपके फिंगर के इम्प्रिंट्स बन जाते हैं, इट मीन्स उस बंदे को एडीमा हुआ है। तो माइक्रोस्कोपिकली जो है उसको कैसे आप करते हो, मतलब उसको कैसे देखते हो microscopically? It is appreciated as clearing and separation of the extracellular matrix and subtle cellular swelling, ठीक है। उसके अंदर बेसिकली जो extracellular matrix था उसकी separation हो जाएगी, because obviously आप imagine करो ना, ज़्यादा fluid अगर accumulate कर रहा है तो there will be separation of the extracellular matrix components और small जो है वो cellular swelling आपको देखने को मिलेगी। Any organ or tissue can be involved, but edema is most commonly seen in the subcutaneous tissue, the lungs and the brain, ठीक है। जो lungs का pulmonary edema होता है, that is really important and is a very poor prognostic factor। अगर एक बंदे को pulmonary edema हो गया है तो eventually जो है उसका prognosis जो होता है of that patient is really poor. Okay, next we have subcutaneous edema can be diffuse or more conspicuous. How many slides are left? A few slides, okay. Subcutaneous edema can be diffuse or more conspicuous in the regions with high hydrostatic pressure. Its distribution is often influenced by gravity. It appears in the legs when standing and sacrum when recumbent, a feature referred to as the dependent edema। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटी, अगर आप खड़े होगे तो आपके जो हैं आपकी लोअर लेग्स में, आपके फीट के अंदर जो है एडीमा ज़्यादा विजिबल होगा। लेकिन अगर आप लेटे हुए होगे, अगर एक पेशेंट लेटा हुआ है और वो खड़ा नहीं हो सकता, तो आपने अगर एडीमा उसका चेक करना है तो आप उसके सेक्रम में जो पीछे उसकी बैकबोन के जो नीचे एरिया है उसके हिप से थोड़ा सा ऊपर आप उसको वहां पे चेक करोगे कि वहां पे एडीमा है कि नहीं, ठीक है। अभी मैंने बताया कि फिंगर प्रेशर ओवर markedly edematous subcutaneous tissue displaces the interstitial fluid leaving a depression. This is referred to as the pitting edema, ठीक है। ये डायग्राम देखो, ये मैंने आपको बताया था कि अगर ये तो बहुत ज़्यादा है, वैसे पेशेंट में आपको इतना ज़्यादा नहीं नज़र आता, लेकिन इस अगर आप डायग्राम को देखो तो उसने उसके पाँव के ऊपर उंगली से प्रेशर लगाया है। You normally place 2 fingers but you can use 1 finger। आपने उसको प्रेशर लगाया है तो ये जो है ये उसका जो फ्लूइड था वो साइड पे डिस्प्लेस हुआ और यहाँ पे जो है इसको आप पिटिंग एडीमा कहते हो। There are 2 types of edemas, one is pitting edema and the second is नॉन पिटिंग एडीमा। अभी जो हमने डिस्कस किया उसे आप पिटिंग एडीमा कहते हो। अगर पिट बन जाती है तो दैट इज पिटिंग एडीमा, अगर नहीं बनती तो दैट इज नॉन पिटिंग एडीमा। So what is happening is कि जो cutaneous edema is referred to as cutaneous edema is referred to as the pitting edema when after pressure is applied to the small area the indentation persists after the release of pressure, ठीक है। अगर वो persist करती है ना for about 5 to 10 seconds, जब आपने उंगली अपनी हटाई तो that is pitting edema। It can be caused by systemic diseases, pregnancy in some women, ठीक है।
प्रेगनेंसी के अंदर इट्स रियली कॉमन। अगर आप देखो, अगर आप बहुत कोई लंबा सफर भी करते हो तो तब भी आपके पाँव जो स्वेल करते हैं तो उनके ऊपर भी अगर आप करके देखोगे तो वो आपको थोड़ी सी पिटिंग नजर आएगी। और लोकल कंडीशन सच एज वेरिकोज वेन्स, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, इंसेक्ट बाइट्स एंड डर्मेटाइटिस, ये सर्टन एग्जांपल्स हैं। ये अलग अलग मैं डिजीज अभी फिलहाल नहीं समझाऊंगी बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। Okay, non-pitting edema जो होता है that is observed when the indentation does not persist. It is associated with conditions such as lymphedema. Lymphedema क्या था? जब lymphatics जो है आपकी disrupt हुई थी। lipedema क्या होता है? जब आपका excessive accumulation of fat हुई है तो obviously वो आपको लग रहा होता है कि वो वहाँ पे edema हो रहा है, लेकिन वो असल में edema नहीं होता, वो फैट होता है, तो ऑब्वियसली वो भी उसके अंदर भी पिटिंग नहीं होगी। और मिक्स एडीमा जो है बेसिकली थायराइड के अंदर आपको जो एडीमा आपको होता है, मोस्टली टिबिया के ऊपर एडीमा होता है थायराइड के हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर, उसको आप मिक्स एडीमा कहते हो। जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो तब आपके पास जो आपकी टिबिया के ऊपर एडीमा होता है जिसको दैट इज रेफर टू एज द मिक्स एडीमा, वो भी नॉन पिटिंग होता है। ठीक है, ओके अब ये जो है पेरी ऑर्बिटल एडीमा क्या होता है? दैट इज अराउंड द आईज। ये जो है दैट इज क्लासिक साइन फॉर नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है क्या होता है? आपका वही प्रोटीन लूजिंग, जब प्रोटीन लूज होंगे अल्ब्यूमिन कम होगा, आपका एडीमा होगा। तो अगर मोस्टली जो बच्चों के अंदर अगर आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम आपको नजर आता है तो ये आपका जो है ये पेरी ऑर्बिटल एडीमा जो है वो आपको नजर आएगा। ओके, edema resulting from renal dysfunction often appears initially in the parts of the bodies containing loose connective tissue such as eyelids. Periorbital edema is thus characteristic finding in several renal diseases. Periorbital edema मैं बता चुकी हूँ, nephrotic syndrome में भी, nephritic के अंदर भी नजर आता है। When pulmonary edema, with pulmonary edema, the lungs are often 2 or 3 times the normal weight. The sectioning yields frothy blood-tinged fluid, a mixture of air, edema, extravasated red cells. ठीक है, बेसिकली अगर आप edema को एग्जामिन करोगे, पल्मनरी edema को, लंग्स के अंदर edema को, तो you will see all these things. ठीक है, आपका frothy fluid जो है वो नजर आएगा। Then you have brain edema can be localized or generalized depending upon the nature and the extent of the pathological injury. Brain के अंदर भी आपके पास edema होता है। ये ब्रेन का एडीमा हो गया है, ये पेरी ऑर्बिटल है, ये लंग्स के अंदर एडीमा हो रहा है। ठीक है, एफ्यूजन्स कहाँ क्या होती हैं कि प्लूरल कैविटी के अंदर होगी तो आप उसको हाइड्रोथोरैक्स कहोगे। अगर पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर होगी, प्लूरल कैविटी अराउंड द लंग्स, पेरिकार्डियल अराउंड द हार्ट, हाइड्रोपेरिकार्डियम उसे कहोगे। और पेरिटोनियल कैविटी में अगर आपको होगी तो उसको आप हाइड्रोपेरिटोनियम कहोगे या एसाइटिस कहोगे। एसाइटिस तो बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है, आप लोगों ने एसाइटिस के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ओके, हाइपरीमिया क्या होता है? अगर आपके पास बहुत ज्यादा ब्लड जो है वो एक एरिया पे एक्यूमुलेट हो जाए और रेडिश अपीयरेंस हो जाए उस एरिया की, तो उसको आप हाइपरीमिया कहोगे। अगर फॉर एग्जांपल जो है, अगर आपने बहुत जोर से किसी को खुदा ना खास्ता थप्पड़ मारे तो आप अपने हाथ को अगर देखोगे तो एकदम से बहुत रेड हो जाता है, तो उसको आप बेसिकली हाइपरीमिया कहते हो। बेसिकली आपने ये रूबॉर पढ़ा था इन्फ्लेमेशन के अंदर, जब आपका वो रेडिश वो एरिया हो जाता है जब इन्फ्लेमेशन होती है, या अगर एक्सरसाइज आप कर रहे हो तो तब आपका फ्लश्ड आपकी अपीयरेंस है, तो दैट इज बेसिकली हाइपरीमिया, जब आपके पास इंक्रीज ब्लड फ्लो होगा। Congestion, so basically hyperemia is an active process क्योंकि it is always because of, for example, inflammation के केस में या exercise के केस में, जबकि जो congestion होता है इसके अंदर basically there is an increased blood flow। देखो congestion के अंदर भी red होगा सारा कुछ, आपके हाथ red हो जाएंगे, आपका जो भी एरिया है वो red हो जाएगा बेसिकली। लेकिन उसमें हाइपरीमिया में क्या होता है कि हाइपरीमिया में रेडिश अपीयरेंस क्यों होती है कि ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। कंजेशन के अंदर रेडिश अपीयरेंस क्यों होती है कि ब्लड फ्लो जो है वो रुक जाता है। और जैसे अभी मैंने बताया था कि वीनस रिटर्न अगर इम्पेयर्ड हो गया है, अगर ब्लड फ्लो रुक गया तो उस एरिया में ब्लड बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है। अगर ज्यादा ब्लड एक्यूमुलेट होगा तो वहां पे वो रेडिश सा अपीयरेंस हो जाएगी। इट रिजल्ट्स फ्रॉम इम्पेयर्ड वीनस रिटर्न फ्रॉम द टिश्यू, एग्जांपल हार्ट फेलियर। और अगर आपके पास ब्लूइश डिस्कलरेशन है तो दैट इज रेफर्ड टू एज साइनोसिस। ये तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जैसे आप सियाचिन में जो लोग जाते हैं उनके पाँव इस तरह से, उनके टोज जो होते हैं दे आर ऑलवेज साइनोस्ड। ठीक है, कंजेस्टेड टिश्यू टेक ऑन डस्टी रेडिश ब्लू कलर। इवेंचुअली
ड्यू टू रेड सेल स्टेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन। ठीक है, कंजेशन में क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे वीनस रिटर्न इस बंदे का इस पाँव इस टो से फॉर एग्जांपल वीनस रिटर्न इज इम्पेयर्ड। ठीक है, यहाँ पे इनिशियली जो है ये रेडिश होगा। अब उस रेडिश क्यों होगा, क्योंकि उसका ब्लड जो था ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, उसके अंदर ढेर सारा ऑक्सीजन था। लेकिन अगर यहाँ पे ब्लड खड़ा रहा है, वीनस रिटर्न नहीं हो रहा, यहाँ से वेन से जा ही नहीं रहा वापस ब्लड, तो उसकी ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब करती रहेगी जो टिश्यूज हैं और जो सेल्स हैं, और इवेंचुअली जो है वो ब्लू हो जाएगा, बिकॉज वो जो उसका हीमोग्लोबिन था वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो आई थिंक अभी टाइम हो चुका है, तो यू कैन दिस इज इम्पोर्टेंट, ये आप लोग पढ़ लेना प्लीज। क्या है, अगर आप लोगों को नहीं समझ आई, या मैं अगले लेक्चर में थोड़ा सा जो है ये वाला जो 2 स्लाइड्स है मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, दैट्स अबाउट इट। आई वांट टू रिलीव यू गाइस बिकॉज बहुत ज़्यादा जो है टाइम हो चुका है, और आधे बच्चे वैसे भी छोड़ के जा चुके हैं वैसे तो अच्छा ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? जी मैम। हाँ जी, हाँ जी। एसाइटस और एफ्यूजन में थोड़ा सा बता दें, ये डिफरेंस चीज है या फिर उसकी सब फॉर्म है जो एसाइटस है हमारे पास? यार जो एसाइटीज होता है ना, जब आपकी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट करेगा ना, उसको आप पेरिटोनियल एफ्यूजन कह दो या उसे एसाइटीज कह दो, वो जनरल टर्म है। सिर्फ जब पेरिटोनियम के अंदर, मतलब पेरिटोनियम का आपको पता है ना क्या होता है, जो आपका पेरिटोनियल कैविटी है, जो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जब भी फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा ना, वो एफ्यूजन है, वो एफ्यूजन होती है, लेकिन उसका स्पेसिफिक टर्म जो आप यूज करते हो वो एसाइटीज है। ये सिर्फ टर्म का डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक मैम। एंड मैम मतलब अदर थिंग इज के हाँ, जो हमारे पास हाँ जी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो नॉर्मली तकरीबन 28 mmHg होता है, और जो कोलॉइड है वो 27, मतलब कि जो नेट इसका डिफरेंस है वो 1 का है, जो कि लिम्फ की फॉर्म में जाएगा। कितना मतलब ज्यादा होना चाहिए कि उसकी वैल्यू के एडीमा काज हो सके? यार इन चीज़ों में ना पढ़ो, इसका पैथोलॉजी से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। मैं आपको कहूँगी 30 हो जाएगा या 35 हो जाएगा, इट डजेंट मैटर। ये आप मैथमेटिकल चीज़ें नहीं कर रहे हो यहाँ पे। मतलब वो ये होता है कि अगर माइनर सा स्लाइटली रेज्ड होगा तो आपका स्लाइट एडीमा होगा, अगर बहुत ज़्यादा रेज्ड होगा तो आपका बहुत मैसिव एडीमा होगा। तो उसमें मतलब मुझे भी ऑनेस्टली नहीं पता कि उसमें एग्जैक्टली कितना प्रेशर डिफरेंस होगा तो फिर वो बनेगा एडीमा होगा। अगर एक का भी डिफरेंस है ना तो फिर भी हो सकता है, लेकिन उसकी कोई प्रॉपर कोई वैल्यूज जो हैं वो आपको याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक मैम, थैंक यू। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? मैम हाँ जी मैम, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में मिलके वो थ्रोम्बोसिस को रिमूव कैसे करेंगे अगर हो भी गया ना किसी को थ्रोम्बोस? यार उसमें आप एंटीकोएगुलेंट्स देते हो उस बंदे को, ठीक है, हेपरिन वगैरह, और ना उसमें सर्जिकली भी जो है वो आप कोशिश करते हो कि आप सर्जिकली उसे रिमूव कर दो। अगर आप उसे सर्जिकली नहीं रिमूव करते तो इवेंचुअली आपका इवन लिम्ब लॉस भी हो सकता है। मतलब आपकी जो लिम्ब है ना वो पूरा का पूरा उसकी ब्लड सप्लाई खत्म हो सकती है और वहाँ पे गैंग्रीन हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि उस जो थ्रोम्बस बना था उससे छोटे छोटे एम्बुलाई जो हैं वो टूट के जो हैं वो आपके हार्ट में चले जाएं या आपके ब्रेन में चले जाएं, तो आपको स्ट्रोक हो सकता है। उसकी बहुत मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इसलिए ना डीप वेन थ्रोम्बोसिस को शुरू में ही पकड़ लेना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप एंटीकोएगुलेंट्स यूज करते हो उसके अंदर। ओके मैम। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? मैम हाँ जी, हाँ जी, मैम ऑर्बिटल एडिमा और ब्रेन एडिमा आपने बताया, और तीसरा कौन सा था? पल्मनरी लंग। ओके मैम। जी मैम अटेंडेंस लेनी है आपने? नहीं, अटेंडेंस नहीं लेनी। आज आप लोग सब ऑल प्रेजेंट हो, ठीक है? मैम आप लीव कर दें फिर हम? हाँ ठीक है, ओके, सारे जाओ, खाना खाओ, सो जाओ और सुबह के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन हु शोड अप। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज।